नील हैरान रह गया। उसने सोचा था कि इस बार वह श्रीराम शहर के सभी प्रतिभाशाली योद्धाओं पर भारी पड़ी डीहेगा और बिना अपनी पूरी ताकत लगाए ही पहला स्थान हासिल कर लेगा। चीजें उसकी उम्मीदों के मुताबिक ही चल रही थीं, जब तक कि उसका सामना शिवाय से नहीं हुआ, जो एक अप्रत्याशित प्रतिभा था। यह अविश्वसनीय है। इस बार नील ने सचमुच अपनी पूरी शक्ति झोंक दी थी, फिर भी वह जीत हासिल नहीं कर सका। भला उसे हैरानी क्यों न होती। शिवाय अभी ऊर्जा संग्रहण स्टेज के चौथे स्तर पर ही है और वह अभी से इतना शक्तिशाली है। जब वह 7वें स्तर पर पहुंचेगा और ऊर्जा संग्रहण स्टेज के अंतिम चरण में प्रवेश करेगा, तब उसकी शक्ति का स्तर क्या होगा। यह अब महज प्रतिभा नहीं, बल्कि एक भयावह सच्चाई थी। उस समय लोकेश भी इतना ताकतवर नहीं था क्या? नील खुद को सोचने से रोक नहीं पाया। श्रीराम शहर की इस पीढ़ी के युवाओं में नील सबसे प्रतिभाशाली नहीं है, बल्कि लोकेश है। 3 साल पहले लोकेश ऊर्जा संग्रहण स्टेज के 9वें स्तर पर था और उसने पूर्ण अंतर से प्रथम स्थान प्राप्त किया था। पिछले ग्रैंड वैन मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में लोकेश ने ऊर्जा संग्रहण स्टेज के चौथे स्तर की ताकत के साथ 9वें स्तर के कई विरोधियों को धूल चटाई थी और चैंपियनशिप जीती थी। टाइगर सन अकादमी में प्रवेश करने के बाद भी लोकेश की चमक कम नहीं हुई। 2 साल पहले उसने जीवन प्रवाह क्षेत्र में कदम रखा और अकादमी के शीर्ष 10 विशेषज्ञों में शामिल हो गया। एक ऐसी उपलब्धि जिसके बारे में नील सिर्फ सोच ही सकता था। अब नील को आखिरकार एक ऐसा योद्धा मिल गया था जो लोकेश को टक्कर दे सकता था, या शायद उससे भी आगे निकल सकता था। जब लोकेश ऊर्जा संग्रहण स्टेज के चौथे स्तर पर था, तब उसके प्रतिद्वंद्वी नील की तुलना में कहीं कमजोर थे। भयंकर युद्ध में व्यस्त रहते हुए नील ने मन ही मन सोचा, चूंकि शिवाय इतना प्रतिभाशाली है, तो क्यों ना उसे लोकेश जैसी ही प्रभावशाली प्रतिष्ठा के साथ टाइगर सन अकादमी में प्रवेश करने दिया जाए। तब लोकेश पर भी दबाव पड़ेगा। नील ने तय किया कि वह शिवाय को सम्मान देगा। बेशक अगर शिवाय इतना मजबूत न होता तो नील उसे कभी यह इज्जत नहीं देता, लेकिन अब जब शिवाय ने बराबरी की ताकत दिखाई थी तो वह उस पर एहसान करने में खुश था। कौन जानता है कि यह विलक्षण प्रतिभा भविष्य में कितनी ऊंचाइयों को छुएगी। एक औषधि विशेषज्ञ के समर्थन के साथ लोकेश को पीछे छोड़ना अब नामुमकिन नहीं था। यह नील के लिए एक बेहतरीन निवेश का मौका था। उसने दांव लगा दिया। हाँ, भाई शिव वाकई कमाल के हैं। मैं इस लड़ाई में हार स्वीकार करता हूं। नील ने मुस्कुराते हुए स्वेच्छा से अखाधे से नाम वापस ले लिया। शिवाय ने जवाब में मुस्कान बिखेरी और कहा, इस लड़ाई को केवल बराबरी का मुकाबला ही कहा जा सकता है। शिवाय जानता था कि उसकी ताकत उसके शरीर की अद्भुत रक्षा और पुनः प्राप्ति क्षमता में है, जबकि उसकी कमजोरी पंच तत्व कोर द्वारा अत्यधिक ऊर्जा की खपत थी। उसे खुद नील को हराने का पूरा यकीन नहीं था, इसलिए ड्रॉ होना ही उचित था। नील ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम अभी ऊर्जा संग्रहण स्टेज के चौथे स्तर पर होकर भी मुझसे बराबरी का मुकाबला कर रहे हो। अगर मैं यह कहूं कि हम बराबर हैं तो यह मेरी बेशर्मी होगी। इतना कहकर वह दूसरे अखाड़े में कूद गया। दर्शकों के बीच हैरानी की लहर दौड़ गई। हालांकि परिणाम की उम्मीद कुछ लोगों को थी, फिर भी चौथे राजकुमार के मुंह से हार स्वीकार करने की बात सुनकर लोग दंग रह गए। 6 साल पहले एक योद्धा ने ऊर्जा संग्रहण स्टेज के चौथे स्तर पर रहकर चैंपियनशिप जीती थी और आज फिर एक वैसी ही प्रतिभा सामने खड़ी ढी थी। शिवाय ने औपचारिकता नहीं निभाई। उसे चैंपियनशिप का इनाम चाहिए था। उसने सम्मान के तौर पर हाथ जोड़कर अभिवादन किया और इस एहसान को भविष्य में चुकाने का मन बनाया। सूर्यास्त में अब केवल आधा घंटा बचा था। अंततः रैंकिंग तय हुई और पहले स्थान पर नाम आया, शिवाय। मुझे सच में पहला स्थान मिला। शिवादित्य ने उत्साह और अविश्वास के साथ बुदबुदाया। उनका बेटा, जिसे कभी सब निकम्मा समझते थे, आज महान वैन मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का चैंपियन बन चुका था। वह खुशी से खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैदान से उतरने के बाद शीर्ष 50 विजेताओं के लिए राजभवन में जश्न और भोज का आयोजन हुआ। बधाई हो भाई शिव। नील और अन्य योद्धाओं ने घेरा बनाकर शिवाय को बधाई दी। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शिवाय ने विनम्रता से सिर झुकाया।
हाँ हाँ, आज रात तो जमकर जश्न होगा। बिल्कुल, चलो चलें। भोज में केवल पहले 50 विजेता ही शामिल हो सकते थे और परिवार के सदस्यों को उनके साथ जाने की अनुमति नहीं थी। इसलिए न तो शिवादित्य और न ही अन्विका शिवाय के साथ जा सके। जल्द ही शिवाय और अन्य योद्धा महान वैन राजकुमार के महल में पहुंच गए। यह एक विशाल और भव्य महल था, जो चौथे राजकुमार के महल से कम 10 गुना बड़ा था। अंदर की आलीशान सजावट और शाही ठाट बाट को देखकर छोटे कस्बों से आए कुछ युवक तो दंग रह गए, मानो वे किसी सपने की दुनिया में आ गए हों। यह भोज स्वयं महान वैन राजा द्वारा आयोजित किया गया था और शीर्ष 10 विजेताओं को यहीं सीधे पुरस्कार दिए जाने थे। हालांकि महान वैन राजा अधिक देर तक वहां नहीं रुके। आत्मा सागर क्षेत्र के विशेषज्ञ होने के नाते उन्हें दिखावे की कोई आवश्यकता नहीं थी। उनकी उपस्थिति मात्र से ही हवा में एक ऐसी भयानक आभा छा जाती थी कि हर कोई स्वाभाविक रूप से भयभीत हो जाता था। उनके जाने के बाद माहौल कुछ हल्का और खुशनुमा हुआ। सभी युवा थे, इसलिए जल्द ही हंसी मजाक और बातों का सिलसिला शुरू हो गया। वे सभी जल्द ही टाइगरसन अकादमी जाने वाले थे, इसलिए वे नए दोस्त बनाना चाहते थे ताकि भविष्य में एक दूसरे का साथ दे सकें। लेकिन शिवाय का मन कहीं और था। वह उस डार्क मून ग्रास का इंतजार कर रहा था, एक ऐसा खजाना जिसे पाने के लिए दिव्य लोक के विशेषज्ञ भी तरसते थे। जब तक वह उसे हासिल नहीं कर लेता, उसे चैन नहीं मिलने वाला था। यह वाकई हैरान करने वाली बात थी कि शिवाय जैसा शांत व्यक्ति आज इतना अधीर हो रहा था। 2 घंटे के लंबे इंतजार के बाद भोज समाप्त हुआ और शीर्ष 10 विजेताओं को छोटे डिब्बों में उनके पुरस्कार दिए गए। शिवाय ने तुरंत अपना डिब्बा खोला। अंदर लगभग 1 फुट लंबा पौधा था, जिसकी प्रत्येक पत्ती अर्धचंद्र के आकार की और गहरे काले चांद के रंग की थी। यह सचमुच डार्क मून ग्रास ही थी। शिवाय ने राहत की सांस ली। वह तुरंत वहां से निकलना चाहता था, लेकिन नील और अन्य लोग बार बार उसे बधाई देने और बात करने आ रहे थे, जिससे उसका निकलना मुश्किल हो गया। आधी रात को जब सब विदा हुए, तब जाकर शिवाय स्वर्गीय औषधि मंडप लौट सका। वहां पहुंचते ही उसने औषधियों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। हालांकि दिव्य लोक के विशेषज्ञ भी अंतरिक्ष गोली स्पेस पिल की लालसा रखते हैं, लेकिन ऊर्जा सभा लोक के साधक भी इसका सेवन कर सकते हैं। तकनीकी रूप से यह मध्यम श्रेणी की पीली गोली थी, जिसे बनाना शिवाय के लिए अब कठिन नहीं था। उसके पास बाकी सारी सामग्रियां तैयार थीं, बस डार्क मून ग्रास की कमी थी। अब सब कुछ उपलब्ध था, तो उसने बिना समय गंवाए गोली बनाना शुरू कर दिया। ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र में होने के कारण उसके लिए यह कार्य आसान था। महज आधे घंटे में उसने अंतरिक्ष गोली तैयार कर ली। दुर्भाग्य से सामग्री केवल एक ही गोली के लिए पर्याप्त थी। बिना किसी झिझक के शिवाय ने वह गोली निगल ली और ध्यान की मुद्रा में बैठकर दवा के असर का इंतजार करने लगा। अचानक उसके शरीर के भीतर एक धमाका सा हुआ। उसका ऊर्जा केंद्र किसी उफनते महासागर में बदल गया, जिसमें जबरदस्त लहरें उठ रही थीं। हर प्रहार के साथ उसके ऊर्जा केंद्र का दायरा बढ़ता जा रहा था। 1 बार, 2 बार, 3 बार शिवाय का ऊर्जा केंद्र अविश्वसनीय गति से फैलने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसका शरीर फटने वाला है, लेकिन वास्तव में ऊर्जा केंद्र एक सूक्ष्म दुनिया की तरह होता है, जो शरीर के बाहरी आकार को प्रभावित किए बिना अनंत तक फैल सकता है। शिवाय ने अपनी ऊर्जा और औषधीय शक्ति को मिलाकर इस विस्तार को और बढ़ावा दिया। 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना। शिवाय खुद भी हैरान था, क्योंकि अभी बहुत सारी औषधीय शक्ति बची हुई थी। सामान्य लोग डार्क मून ग्रास की कीमत नहीं समझते और इसे छोटे उद्देश्यों के लिए बर्बाद कर देते हैं, लेकिन शिवाय जानता था कि यह कितना अनमोल है। दुख की बात यह थी कि एक व्यक्ति जीवन भर में केवल एक ही अंतरिक्ष गोली का सेवन कर सकता है, वरना वह और भी डार्क मून ग्रास जुटा लेता। हालांकि अधिकांश मार्शल आर्टिस्ट के लिए इसका महत्व कम होता है, क्योंकि वे शायद ही कभी अपनी पूरी ऊर्जा समाप्त होने तक लड़ते हैं, लेकिन शिवाय के लिए यह वरदान था। वह पंच तत्व कोर का साधक था, जिसके लिए पिछला ऊर्जा केंद्र बहुत छोटा पड़ रहा था। 80 बार, 90 बार और अंततः 100 बार।
दवा का असर खत्म हुआ और शिवाय ने अपनी आंखें खोली। उसके ऊर्जा केंद्र का 100 गुना विस्तार हो चुका था। भले ही उच्च स्तर के विशेषज्ञों के लिए यह वृद्धि प्रतिशत में कम लगे, लेकिन शिवाय के मौजूदा स्तर के हिसाब से यह एक क्रांतिकारी बदलाव था। जैसे जैसे उसकी साधना बढ़ेगी, यह विशाल ऊर्जा केंद्र उसे दूसरों से कहीं आगे रखेगा। यह उसे ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र से सीधे सेलेस्टियल दायरे और फिर वॉइड ब्रेकिंग दायरे तक पहुंचाने में बहुत मददगार साबित होगा। वह तुरंत खडीडीडेचा नहीं हुआ, बल्कि उसने पंच तत्व अराजकता कमल को सक्रिय किया। उसने आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को खींचना शुरू किया और उसे ऊर्जा में बदलकर अपने विशाल ऊर्जा केंद्र में संचित करने लगा। पंचतत्व दिव्य चरम तकनीक के कारण उसकी ऊर्जा सोखने की गति इतनी तीव्र थी कि मात्र एक रात में उसने उस विशाल खाली स्थान को पूरी तरह भर दिया। अगली सुबह शिवाय ऊर्जा से भरपूर था। साधना ने उसकी नींद की कमी को पूरा कर दिया था। शिवाय, तुम सीमंत टाउन कब लौटने का सोच रहे हो? भोजन के समय शिवादित्य ने उससे पूछा। शिवाय ने कुछ पल सोचकर कहा, पिताजी, बहुत से लोग मुझे निमंत्रण दे रहे हैं जिन्हें टालना मुश्किल है। मुझे यहां 3-4 दिन और लग सकते हैं। ठीक है, तुम यहां रुककर अपने काम निपटा लो। मैं पहले घर जाकर तुम्हारे स्वागत और जश्न की तैयारी करता हूं। शिवादित्य ने बड़े उत्साह से कहा। वे पूरे शहर को यह गर्व से बताना चाहते थे कि उनका बेटा चैंपियन बन गया है। ठीक है पिताजी, अपनी यात्रा का ध्यान रखिएगा, शिवाय ने मुस्कुराते हुए कहा। शिवादित्य ने सिर हिलाया। उन्हें अब शिवाय की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उनके बेटे की ताकत अब उनसे कहीं अधिक थी। नाश्ते के बाद शिवादित्य सीमंत टाउन के लिए रवाना हो गए। इसी बीच नील और अन्य लोग शिवाय को मौज मस्ती और खान पान के लिए अपने साथ बाहर ले गए। पिछले मुकाबले में इन लोगों ने शिवाय के प्रति सम्मान दिखाया था, तो शिवाय भला उनका साथ कैसे न देता। अगले दिन नील ने शिवाय को अखाड़े में चलने का निमंत्रण दिया। शिवाय थोड़ा असमंजस में था कि अखाड़े में भला क्या मनोरंजन होगा, लेकिन वह नील और बाकी साथियों के उत्साह को मना नहीं कर सका। वे उसे घसीटकर उसी विशाल मैदान में ले गए जहां कुछ दिन पहले महान वैन मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट हुआ था। अब वहां से प्रतियोगिता के अखाड़े हटा दिए गए थे और मैदान के बीचों बीच एक खूनी खेल चल रहा था। 5 योद्धाओं को 13 खूंखार राक्षसी जानवरों ने घेर रखा था। लड़ाई भयंकर थी और दर्शक दीर्घा में बैठा हुजूम जुनून में चिल्ला रहा था। ये सभी मौत की सजा पाए कैदी हैं, नील ने समझाते हुए कहा। हालांकि यहां मौत का खतरा हर पल है, लेकिन अगर ये लगातार 10 लड़ाइयां जीत जाते हैं तो इन्हें माफी मिल जाएगी और ये स्वतंत्र हो सकेंगे। शिवाय ने सहमति में सिर हिलाया। उसे पता था कि अधिकांश साम्राज्यों में कैदियों को जीवन का एक आखिरी मौका देने की यही क्रूर व्यवस्था थी। हालांकि बहुत कम लोग सचमुच अपनी आजादी तक पहुंच पाते थे। ज्यादातर अखाड़े की धूल में ही दम तोड़ देते थे। अचानक एक आदमी की चीख निकली। मैदान में एक कैदी से चूक हुई और 3 राक्षसी जानवरों ने मिलकर उसके दोनों हाथ नोच डाले। उसकी चीखें ज्यादा देर नहीं गूंजी। जानवरों ने उसका गला चीर दिया और उसे वहीं खाने लगे। स्टैंड पर बैठे लोग खून और मौत के इस मंजर को देखकर पागल हो रहे थे। कुछ महिलाएं तो उत्तेजना में चिल्लाती हुई अजीब हरकतें करने लगीं। बचे हुए 4 कैदी शांत थे और एक दूसरे की पीठ से लगकर अपने सामने खड्डे काल का सामना कर रहे थे। भाई शिव, क्या आप यहां शर्त लगाना चाहेंगे? नील ने पूछा। शिवाय ने मना कर दिया। उसे इंसानी जान को दांव पर लगाकर किया जाने वाला मनोरंजन कभी पसंद नहीं था। मैं समझ सकता हूं, नील ने रहस्यमयी लहजे में कहा, लेकिन अगली लड़ाई रोमांचक होगी। एक कुख्यात अपराधी है जिसने अनगिनत महिलाओं का जीवन बर्बाद किया है। वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है और आज अपनी 1000वीं जीत के लिए उतरेगा। अगर वह जीत गया तो नियमों के मुताबिक हमें उसे आजाद करना होगा। नियम साफ थे। बॉडी रिफाइनमेंट दायरे के लिए 10 जीत, ऊर्जा संग्रहण दायरे के लिए 100 जीत और जीवन प्रवाह क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए 1000 जीत पर आजादी। शिवाय की आंखों में नफरत की चमक कौंधी। ऐसे नीच अपराधियों के लिए उसके मन में कोई दया नहीं थी। मैदान में चल रही लड़ाई अपने अंत पर थी। जानवरों ने 7 कैदियों को मार गिराया था और दर्शक शोर मचा रहे थे।
तभी आयोजक ने मैदान में आकर घोषणा की, देवियों और सज्जनों, मुख्य मुकाबले से पहले एक छोटा सा प्रदर्शन देखिए। 2 लोहे के पिंजरे ऊपर उठे। एक में एक ताकतवर वयस्क भेड़िया था, जबकि दूसरे में एक छोटी बच्ची जो बमुश्किल 5-6 साल की रही होगी। शिवाय गुस्से से खड्डा हो गया। आयोजक ने बच्ची का परिचय देते हुए कहा, कुछ दिन पहले शिकारियों को 7 विंड्स पर्वत पर एक बाघ की मांद में यह बच्ची मिली। हैरानी की बात है कि बाघ ने इसे खाया नहीं बल्कि पाला। यह एक जंगली बच्ची है जो बोल नहीं सकती और जानवरों की तरह व्यवहार करती है। अब देखते हैं कि वह इस भेड़िए का सामना कैसे करती है। बच्ची के बाल बिखरे थे, शरीर धूल से सना था और वह बेहद कमजोर दिख रही थी। भेड़िए के सामने वह एक निहत्थे शिकार जैसी लग रही थी। नील भी गुस्से में खड्डा हो गया। यह तो हद है, एक छोटी बच्ची का ऐसा इस्तेमाल अनैतिक है। तभी शिवाय बिजली की गति से अखाड़े में कूद पड़ा। इस बच्ची को अभी छोड़ दो, उसने दहाड़ते हुए कहा। आयोजक पहले तो हैरान हुआ और फिर गुस्से में बोला, क्या तुम्हें नियम नहीं पता? यह महान वैन राजा की संपत्ति है। लेकिन जब उसने गौर से देखा तो वह सक पका गया। ओह, तुम तो मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के चैंपियन हो। पहचान होने के बाद आयोजक ने लहजा नरम किया पर कहा, युवा स्वामी, अखाड़े के नियम सबके लिए बराबर हैं। यहां उम्र या लिंग का भेद नहीं होता। तो मुझे यह बताओ, शिवाय ने ठंडे स्वर में पूछा, क्या यह बच्ची अपनी मर्जी से यहां आई है? इसने ऐसा क्या अपराध किया है कि इसे मौत के मुंह में धकेला जा रहा है? आयोजक अवाक रह गया। इस दुनिया में किसी लावारिस या जंगली इंसान की जान की किसे परवाह थी? लेकिन शिवाय के सवाल का उसके पास कोई तर्कपूर्ण जवाब नहीं था। इसे तुरंत रिहा करो। नील भी अखाड़े में कूद पड़ रहा और आयोजक को चेतावनी दी। चौथे राजकुमार, जो भविष्य के राजा हो सकते थे, उनकी आज्ञा टालने की हिम्मत आयोजक में नहीं थी। किसी सजा याफ्ता कैदी को छोड़ना मुश्किल होता, पर इस बच्ची का कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं था। उसे छोड़ना आयोजक के लिए कोई बद्धी बात नहीं थी। उसने तुरंत सिर झुकाकर आदेश का पालन किया। आयोजक ने जैसे ही पिंजरा खोलने का आदेश दिया, वह छोटी बच्ची बिजली की तरह झपटी। उसका प्रहार इतना जबरदस्त था कि उसने सामने खड़ी शरीर परिष्करण केंद्र के एक कर्मचारी को जमीन पर पटक दिया। वह पूरी तरह से एक जंगली जानवर की तरह व्यवहार कर रही थी। उसने अपना छोटा सा मुंह खोला, अपने चमकदार सफेद दांत दिखाए और उस आदमी के गले की ओर झपटी। यह हमला बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई बाघ अपने शिकार का दम घोंटने के लिए उसके गले पर वार करता है। शिवाय ने फुर्ती दिखाते हुए हाथ बढ़ाकर बच्ची को गर्दन से पकड़ दाच लिया, लेकिन उस बच्ची ने बिना डरे अपने नाखूनों से शिवाय पर हमला कर दिया। कपदे फटने की तेज आवाज आई और शिवाय की बांह पर एक सफेद निशान पद दाच गया। हालांकि शिवाय ने पहले ही सूखी लकड़ी जैसा शरीर विकसित कर लिया था, इसलिए उस जंगली लड़की के तेज पंजों के वार से उसे चोट नहीं लगी, बस कुछ निशान ही उभरे। हू! जंगली लड़की शिवाय को देखकर गुर्राई और अपने छोटे सफेद दांत दिखाए। वह किसी पिंजरे में फंसे शिकारी जानवर की तरह बेहद उत्तेजित और आक्रामक लग रही थी। शिवाय थोड़ा हैरान था। वह ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र का योद्धा था और उसकी शक्ति अपार थी। फिर भी अगर उसने उसे कसकर न पकड़ा होता तो यह बच्ची शायद उसके चंगुल से छूट जाती। शिवाय सोचने लगा कि यह बच्ची तो महज 5 या 6 साल की है और इस उम्र में अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करना लगभग असंभव है। फिर उसके पास इतनी ताकत कहां से आई? उत्सुकतावश शिवाय ने अपनी दिव्य चेतना से उस लड़की का निरीक्षण किया। वह यह देखकर दंग रह गया कि वास्तव में उसके शरीर में ऊर्जा व्याप्त थी। वह बिना किसी प्रशिक्षण के शरीर परिष्करण के 3रे स्तर तक पहुंच चुकी थी। यह कैसे संभव था? सामान्यतः जब कोई मार्शल आर्टिस्ट अपनी आध्यात्मिक शक्ति जागृत करता है, तभी वह तकनीकों के माध्यम से ऊर्जा को अवशोषित कर अपने शरीर को मजबूत बना पाता है। क्योंकि उसने कभी किसी तकनीक का अभ्यास नहीं किया था, इसलिए कोई भी उसकी इस छिपी हुई शक्ति को भांप नहीं सका। लेकिन शिवाय के पास दिव्य चेतना थी जो उसे चीजों की गहराई तक देखने की क्षमता देती थी। क्या इस बच्ची की शारीरिक बनावट ही विशेष है? शिवाय ने सुना था कि विशेष शारीरिक बनावट केवल युद्ध शक्ति बढ़ाती है, साधना में नहीं।
लेकिन अगर यह बच्ची किसी शक्तिशाली जाति की वंशज नहीं थी तो बाघ ने इसे क्यों पाला? बिना किसी अभ्यास के शरीर में खुद ब खुद ऊर्जा का निर्माण होना केवल एक विशेष शारीरिक बनावट से ही संभव था। शिवाय ने खुद को शांत किया और नील की ओर मुद्दाकर बोला, मैं इस लड़की को अभी अपने साथ ले जा रहा हूं। इसकी सफाई और देखभाल जरूरी है। क्या तुम अगला मुकाबला नहीं देखोगे? नील ने हैरानी से पूछा। जीवन प्रवाह क्षेत्र के योद्धाओं की लड़ाई देखना किसी भी योद्धा के लिए अपने स्तर को बढ़ाने का बड़ा मौका होता है। नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, शिवाय ने जवाब दिया। उसके लिए साधना के स्तरों को समझना कोई बड़ी बात नहीं थी। वह उस उग्र बच्ची को लेकर स्वर्गिक औषधि मंडप लौट आया। वह लाड्डी की इतनी गुस्सैल थी कि लगातार काटने और खरोंचने की कोशिश कर रही थी। शिवाय को बहुत सावधानी बरतनी पड़ी रही थी, क्योंकि उस बच्ची के दांत वाकई बहुत मजबूत थे। अगर वह काट लेती तो उसे भी दर्द महसूस होता, जबकि उसका शरीर सामान्य चोटों के लिए सुन्न था। अन्विका, जो जीवन प्रवाह क्षेत्र में प्रवेश की तैयारी कर रही थी, बाहर आई और शिवाय को एक मैली कुचैली बच्ची को पकड़े देख हैरान रह गई। तुम सही समय पर आई हो, इस बच्ची को नहला दो, मैं इसके लिए कुछ कपड़े लेकर आता हूं। शिवाय ने उस जंगली बच्ची को सावधानी से अन्विका की ओर बढ़ाते हुए कहा। सावधान रहना, यह बहुत ताकतवर है और इसके दांत नुकीले हैं। अगर इसने काट लिया तो खून निकल आएगा। अन्विका को यकीन नहीं हुआ। वह ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के 9वें स्तर पर थी। उसका शरीर पत्थर जैसा मजबूत था। एक छोटी बच्ची उसे कैसे चोट पहुंचा सकती थी? लेकिन शिवाय कभी मजाक नहीं करता था, इसलिए उसने सावधानी से बच्ची को संभाल लिया। शिवाय जब बाजार से कपड़े खरीद कर लौटा तो नजारा ही बदल चुका था। वह बच्ची साफ होने के बाद किसी खिलते हुए कमल जैसी सुंदर लग रही थी, भविष्य की एक महान सुंदरी। हालांकि उसे पूरी तरह से चादर में लपेटकर रस्सियों से बांधा गया था ताकि वह हिल न सके। यह दृश्य जितना अजीब था उतना ही हास्यास्पद भी। साफ सुथरी होने के बाद भी बच्ची की उग्रता कम नहीं हुई थी। वह अभी भी अन्विका को देखकर गुर्रा रही थी। तुम बिल्कुल सही कह रहे थे, इसके दांत वाकई बहुत नुकीले हैं, अन्विका ने अपनी हथेली और कोहनी पर बंधी पट्टियां दिखाते हुए कहा। वह 2 बार उस बच्ची के छिपकर किए गए हमले का शिकार हो चुकी थी। यह लड़की तो पक्का कुत्ते के वर्ष में पैदा हुई है। शिवाय ने चुटकी लेते हुए सिर हिलाया। नहीं, यह तो बाघ के वर्ष वाली है, कुत्ते से कहीं ज्यादा खतरनाक, अन्विका ने डरते हुए कहा। वह समझ चुकी थी कि यह जंगली लड़की कितनी भयानक हो सकती है। बेशक अन्विका की चोट का एक कारण यह भी था कि उसका इरादा बच्ची को चोट पहुंचाने का नहीं था। अन्यथा चाहे उसके दांत कितने भी तेज क्यों न हों, अन्विका उसे एक थप्पड़ मारकर बहुत पहले ही शांत कर सकती थी। आखिर इसकी पृष्ठभूमि क्या है? अन्विका ने उत्सुकता से पूछा। शिवाय उस जंगली लड़की के सामने बैठ गया और उसे चिढ़ाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैं बस इतना जानता हूं कि यह एक जंगली बच्ची है जिसे बाघों ने पाला है। लड़की, मुझे लगता है तुम्हारा कोई नाम नहीं है, तो चलो मैं तुम्हें एक नाम दे देता हूं। हफ हफ। जंगली लड़की बार बार अपना छोटा सा मुंह खोलती और बंद करती रही, जिससे हवा में जोर जोर से आवाज गूंज रही थी। वह शिवाय की उंगलियों को काटने के लिए लगातार उनका पीछा कर रही थी। शिवाय हंसते हुए बोला, चूंकि तुम्हारा पालन पोषण बाघों ने किया है, इसलिए हम तुम्हें बाघिन कहेंगे। फिर वह अन्विका की ओर मुड़ा और पूछा, क्या इसके शरीर पर कोई जन्मजात निशान है? शायद भविष्य में हम इसके असली माता पिता को ढूंढने में मदद कर सकें। हाँ, बिल्कुल है, अन्विका ने सिर हिलाया। इसके टखने पर एक बहुत ही अजीब निशान है। यह कहना मुश्किल है कि यह जन्मजात है या बाद में बना है। शिवाय ने चादर हटाई और देखा कि बच्ची के बाएं टखने पर सचमुच एक सिक्के के आकार का निशान था, जिस पर बेहद जटिल आकृतियां बनी हुई थीं। इतनी बारीक आकृतियां किसी घाव या चोट से नहीं बन सकती थीं, और यह त्वचा में इस कदर घुला हुआ था कि जन्मजात ही लगता था। यह वाकई बहुत अजीब बात थी। अब इस टाइगर गर्ल के लिए तुम्हारी क्या योजना है? अन्विका ने पूछा। उसे उस नन्ही बच्ची से लगाव हो गया था। यह बच्ची खुद को जंगली जानवर समझती है। अगर इसकी ठीक से देखभाल नहीं की गई तो यह जरूर मुसीबत खड़ी करेगी। शिवाय ने कहा, अभी इसे हमारे साथ रहने दो।
जब यह पूरी तरह ठीक हो जाएगी तब फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। टाइगर गर्ल खुद को इंसान बिल्कुल नहीं मानती थी। वह बस एक जंगली बिल्ली या बाघिन के बच्चे की तरह व्यवहार करती थी। अगर उसे कपड़े पहनाए जाते तो वह उन्हें फाड़ देती। उसे बांधकर न रखा जाए तो वह बंदर से भी ज्यादा फुर्तीली थी। शिवाय के लिए सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि वह पका हुआ मांस नहीं खाती थी। चाहे भुना हुआ मांस हो या उबला हुआ, वह उसे छूती तक नहीं थी। इसके बजाय वह शिवाय की गर्दन को अपनी शिकारी आंखों से घूरती रहती थी, मानो उसे ही अपना भोजन बनाना चाहती हो। शिवाय जानता था कि इसकी उग्रता खत्म करने के लिए सबसे पहले इसकी खाने की आदतें बदलनी होंगी। उसने छोटी बच्ची के सामने बैठकर खुद भुना हुआ मांस खाया, फिर मांस का एक टुकड़ा उसके पास रखकर पीछे हट गया। टाइगर गर्ल घंटों तक भूख बर्दाश्त करती रही, लेकिन जब पेट की गुड़गुड़ाहट असहनीय हो गई तो उसने रेंगते हुए भुने हुए मांस के टुकड़े को छक लिया। रस्सियों में बंधी होने के कारण वह केवल एक कीड़े की तरह रेंग पा रही थी। उसकी भूख जबरदस्त थी। उसने देखते ही देखते सूअर का एक पूरा पैर चट कर लिया। उसने पहले कभी इतना स्वादिष्ट मांस नहीं खाया था, इसलिए वह अजीब से भाव के साथ अपने होंठ चाटती रह गई। अगले दिन भी शिवाय मेहमानों और दोस्तों से मिलता रहा। चौथे दिन रियाद और उसके पुराने दोस्तों को आखिरकार उससे मिलने का मौका मिला। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम प्रथम स्थान जीतोगे, यह वाकई अद्भुत है, दोस्तों ने उत्साह से कहा। बिलवा और बाकी 4 दोस्तों ने एक दूसरे को बधाई दी। अपनी निम्न सामाजिक स्थिति के कारण वे शिवाय से तभी मिल पाए जब बाकी खास लोग जा चुके थे। वे आज शिवाय को जी भर कर शराब पिलाने के इरादे से आए थे। जैसे जैसे शराब का दौर बढ़ा, रणय हिचकिचाने लगा। काफी देर बाद उसने हिम्मत जुटाकर कहा, शायद मैंने एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। क्या हुआ? सबने एक साथ पूछा। रणय ने दांत पीसते हुए कहा, व्योम पर्वत से लौटने के बाद मैं अपने चचेरे भाई के साथ शराब पी रहा था। नशे में मुझसे गलती हो गई और शायद मैंने आदिव वाली घटना के बारे में सब बता दिया। क्या? रियाद और बाकी तीनों के चेहरे पीले पड्डीडीएच गए। आदिव स्टोन वुल्फ सेक्ट के 7वें एल्डर का पोता था। वह संप्रदाय पागलों की तरह कातिल को ढूंढ रहा था। अगर यह खबर लीक हुई तो 7वां एल्डर, जो जीवन प्रवाह क्षेत्र का एक शक्तिशाली विशेषज्ञ है, उन्हें नहीं छोड़ देगा। शिवाय ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उसे जीवन प्रवाह क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञों का समर्थन प्राप्त था और उसके पीछे 3 दिग्गज औषधि विशेषज्ञ थे, इसलिए संप्रदाय आसानी से उस पर हमला नहीं करता। लेकिन 7वां एल्डर अपने पोते की मौत से बौखलाया हुआ था और वह कुछ भी कर सकता था। क्या तुमने सच में सब बता दिया? बिलवा ने चिंता से पूछा। उनका कस्बा स्टोन वुल्फ संप्रदाय के अधिकार क्षेत्र में आता था। ताकतवर लोगों की इस दुनिया में 7वां एल्डर बदला लेने के लिए उनके परिवारों का नरसंहार भी कर देता तो राजमहल शायद ही कोई कड़ी कार्रवाई करता। रणय ने उदास होकर कहा, मुझे सच में याद नहीं, मैं बहुत नशे में था। शिवाय ने कुछ देर सोचा और शांत स्वर में कहा, अगर स्टोन वुल्फ सेक्ट का कोई भी व्यक्ति तुम्हारे घर आए तो बेझिझक उसे सच बता देना और कहना कि वह मेरे पास आए। नहीं भाई शिव, हम आपको कभी धोखा नहीं देंगे, सबने एक सुर में कहा। शिवाय मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, यही सही रास्ता है। मेरे पास अपनी रक्षा करने की शक्ति है और मैं उस 7वें एल्डर से नहीं डरता, लेकिन मैं तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। इसलिए मेरी बात मानो और उन्हें सच बता देना। उसकी जिद के आगे बिलवा और बाकी 4 दोस्तों के पास सिर हिलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उन्हें बस यही उम्मीद थी कि रणय ने नशे में कोई ऐसी बात नहीं कही होगी जिससे मुसीबत खड़ी हो। उनके मन में चल रही उधेड़-बुन से माहौल तनावपूर्ण हो गया और जल्द ही पार्टी समाप्त हो गई। सभी अपने अपने घर लौट गए। जब शिवाय स्वर्गीय औषधि मंडप लौटा तो उसने देखा कि अन्विका टाइगर गर्ल को बोलना सिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह जंगली बच्ची बेहद उग्र थी। वह अन्विका को पूरी तरह नजरअंदाज कर रही थी और एक छोटे बाघ की तरह दहाड़ते हुए अपने दांत दिखा रही थी। शिवाय हंसते हुए बोला, तुम्हें इसकी कमजोरी पकड़नी होगी। इसे खाना बहुत पसंद है। खाने को इनाम की तरह इस्तेमाल करो। जब यह अच्छा व्यवहार करे तो इसे खाना दो।
धीरे धीरे यह आज्ञा मानना सीख जाएगी। अन्विका ने आंखें घुमाईं और झुंझलाकर कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह किसी कुत्ते या बिल्ली को पालने जितना आसान है? यह छोटी बच्ची किसी पिल्ले या बिल्ली के बच्चे से कहीं ज्यादा खतरनाक है। शिवाय ने जीभ चटकाते हुए टाइगर गर्ल के सिर पर हाथ फेरने की कोशिश की। बच्ची ने तुरंत उसे काटने के लिए झपट्टा मारा, लेकिन शिवाय ने फुर्ती से अपना हाथ पीछे खींच लिया। तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई। शिवाय और अन्विका एक साथ मुड़े। दरवाजे पर एक युवा शिष्य खड़ा था। उसने कहा, युवा गुरु, बाहर कोई है जो सीमांत कस्बे के अग्निहोत्री परिवार से होने का दावा कर रहा है। वह कह रहा है कि कुछ बहुत जरूरी काम है। ओ, शिवाय बाहर निकला। उसके मन में सवाल उठ रहे थे कि ऐसी क्या बात हो सकती है। उसके पिता अभी अभी तो घर लौटे थे। सामान्य तौर पर कुछ भी गंभीर नहीं होना चाहिए था। कहीं यह स्टोन वुल्फ संप्रदाय का 7वां एल्डर तो नहीं? यह सोचकर शिवाय तुरंत दरवाजे की ओर भागा। उसे भागते देख अन्विका ने भी टाइगर गर्ल को वहीं छोड़ दिया और उसके पीछे दौड़ पड़ी। चलिए कुछ दिन पीछे चलते हैं। सीमांत कस्बा वेलंकर परिवार। वेलंकर परिवार के महल के सबसे भीतरी हिस्से से अचानक एक बेहद शक्तिशाली और भयावह आभा उठी। 9वें स्तर के ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के विशेषज्ञ भूपेश के मन में भी इस आभा से गहरा डर बैठ गया। लेकिन भूपेश घबराया नहीं। इसके बजाय उसका चेहरा खुशी से खिल उठा और वह खुशी से झूमने लगा। तीसरे चाचा ने मुकाम हासिल कर लिया। हाँ, अग्निहोत्री परिवार, तुम लोग बहुत घमंड में थे। तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरे तीसरे चाचा जीवन प्रवाह क्षेत्र में प्रवेश पाने के लिए एकांतवास में थे। उसका चेहरा अचानक कठोर हो गया और उसने घोषणा की, आज के बाद सीमांत कस्बे में अग्निहोत्री परिवार का कोई वजूद नहीं रहेगा। हा। एक लंबी और गूंजती हुई हंसी के साथ एक लंबा पतला बूढ़ा आदमी हॉल में दाखिल हुआ। उसके शरीर से एक भयानक शक्ति की लहरें उठ रही थीं। ऐसा इसीलिए था क्योंकि उसने अभी अभी एक नए स्तर को पार किया था और अभी तक उस पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं पा सका था। वे भूपेश के तीसरे चाचा बलदेव थे, जो मार्शल आर्ट के कट्टर साधक थे। 10 साल पहले वह वेलंकर परिवार के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन पारिवारिक सत्ता में उनकी कोई रुचि नहीं थी। वे जीवन प्रवाह क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए एकांतवास में चले गए थे। कई लोगों को तो यहां तक लगने लगा था कि उनकी मौत हो चुकी है। उनके प्रयासों का फल मिला और उन्होंने सफलतापूर्वक जीवन प्रवाह क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था। अब वे सीमांत कस्बे के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। प्रणाम तीसरे चाचा जी, आपको बहुत बहुत बधाई। भूपेश ने एक घुटने पर बैठकर खुशी से कहा। हम उठो। बलदेव ने हाथ उठाया। उनकी निगाहें चारों ओर घूमी। बिमल और बाकी सबको यहां बुलाओ, मैंने उन्हें कई सालों से नहीं देखा है। तीसरे चाचा, बिमल अब इस दुनिया में नहीं रहा, भूपेश ने सिसकते हुए कहा। क्या? बलदेव ने गुस्से में पास रखी चंदन की मेज पर हाथ पटका और एक ही झटके में मेज चूर चूर हो गई। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। मेरे पोते को किसने मारा? बिमल बलदेव का पोता था और उसमें अपने दादा जैसी ही प्रतिभा थी। इसीलिए स्टोन वुल्फ संप्रदाय ने उसे अपना शिष्य बनाया था। शिवाय ने, अग्निहोत्री परिवार के उस छोटे कमीने ने, भूपेश ने तुरंत जवाब दिया। छटाक! बलदेव ने भूपेश के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। तो तुम अभी तक यहां क्यों बैठे हो? उस कमीने का सिर काटकर मेरे पास क्यों नहीं लाए? जीवन प्रवाह क्षेत्र के विशेषज्ञ के सामने भूपेश की कोई औकात नहीं थी। उसने तुरंत घुटने टेक दिए और कांपते हुए कहा, मैं बिमल का बदला क्यों नहीं लेना चाहूंगा। बात बस इतनी है कि उसे स्टोन वुल्फ संप्रदाय के एक वरिष्ठ का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए मैं उसे छू भी नहीं सकता। स्टोन वुल्फ संप्रदाय का वरिष्ठ? बलदेव की आंखें सिकुड़ गईं। संप्रदाय के सभी वरिष्ठ जीवन प्रवाह क्षेत्र के उच्च स्तर पर थे, जबकि उन्होंने अभी अभी इस स्तर में प्रवेश किया था। वे उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। लेकिन अगले ही पल उन्होंने गुस्से से कहा, उस छोटे बदमाश ने बस उस बुजुर्ग की चापलूसी की होगी। अगर मैं उसे मार भी दूं तो मुझे नहीं लगता कि वह बुजुर्ग मुझसे पंगा लेगा। चलो अभी मेरे साथ अग्निहोत्री परिवार के घर चलो। उन्होंने मेरे पोते को मारने की जुर्रत की है।
मैं पूरे अग्निहोत्री परिवार को मिटा दूंगा। भूपेश मन ही मन बहुत खुश था। उसे डर था कि कहीं बलदेव पीछे न हट जाएं। बिमल की मौत ने बलदेव को इतना अंधा कर दिया था कि वे अब किसी संप्रदाय से भी नहीं डर रहे थे। वेलंकर परिवार के सभी सदस्य हत्या के इरादे से हथियारों से लैस होकर अग्निहोत्री परिवार की ओर बढ़ चले। उनके इस विशाल जुलूस ने कस्बे के अन्य परिवारों का ध्यान खींचा और लोग तमाशा देखने घरों से बाहर आ गए। वेलंकर परिवार में क्या हो रहा है? क्या वे किसी परिवार के साथ युद्ध करने जा रहे हैं? अग्निहोत्री परिवार के अलावा और कौन सा परिवार ऐसा है जिस पर वेलंकर परिवार इतना बड़ा हमला करेगा? लेकिन अग्निहोत्री परिवार की ताकत वेलंकर परिवार से कम नहीं है। युद्ध का मतलब तो दोनों की तबाही है। शायद आपको पता नहीं कि वेलंकर परिवार आर्थिक रूप से टूट चुका है। अग्निहोत्री परिवार ने उनकी कमर तोड़ दी है। अब वे अपने नौकरों को भी पैसे नहीं दे पा रहे। हाँ, मैंने भी सुना है, बिना लाढ़े वैसे भी वे खत्म हो जाएंगे, इसलिए शायद यह उनका आखिरी दांव है। भूपेश ने लोगों की बातें सुनी और मन ही मन हंसा। हताश, अब उनके पास जीवन प्रवाह क्षेत्र का एक शक्तिशाली विशेषज्ञ था। हताशा तो अब अग्निहोत्री परिवार को होगी। जुलूस कस्बे के पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर पर पहुंचा, जहां अग्निहोत्री परिवार का निवास था। इतने बड़े हमले की भनक लगते ही शिवादित्य तुरंत सतर्क हो गए और अपने आदमियों के साथ बाहर आ गए। कुलपति लिंग, बहुत समय हो गया। भूपेश ने अपना हाथ उठाकर अपने लोगों को रुकने का इशारा किया। उसने शिवादित्य को घमंड भरी मुस्कान के साथ देखा, मानो कह रहा हो कि अब उनका पतन निश्चित है। शिवादित्य ने भौहें सिकोड़ी। यह स्पष्ट रूप से एक हमला था। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, भाई छेंग, क्या आप इतने सारे लोगों को लेकर यहां शक्ति प्रदर्शन करने आए हैं? हा 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 हा। भूपेश जोर से हंसा और फिर ठंडे लहजे में बोला, हां, मैं आज अपनी ताकत दिखाने ही आया हूं। शिवादित्य, अपने परिवार को आत्मसमर्पण का आदेश दो, शायद मैं कुछ कम लोगों को मारूं। भूपेश, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? शिवादित्य ने कहा। तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूं? भूपेश ने व्यंग्य किया। और क्या यह मजाक नहीं है? शिवादित्य ने पलटवार किया। बिल्कुल नहीं। एक ठंडी और भारी आवाज गूंजी। बलदेव आगे आए। उनके चेहरे पर जानलेवा इरादा साफ झलक रहा था। यह बूढ़ा आदमी कौन है? भीड़ में से आवाज आई। मुझे याद आ गया, यह बलदेव है, लेकिन यह तो मर चुका था, एक बुजुर्ग ने हैरानी से कहा। शिवादित्य ने भी बलदेव को पहचान लिया। उन्होंने सम्मान से हाथ जोड़ दिए, लेकिन परिवार के सम्मान की खातिर वे पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा, अगर वेलंकर परिवार युद्ध चाहता है तो अग्निहोत्री परिवार मौत से नहीं डरता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वेलंकर परिवार को चुनौती देने की? बलदेव ने अपना हाथ शिवादित्य की ओर बढ़ाते हुए कहा, मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगा। यह तो हद है। शिवादित्य ने पलटवार करते हुए अपनी हथेली से जोरदार वार किया। सीमांत कस्बे का नंबर 1 प्रतिभाशाली योद्धा होने के नाते उनकी शक्ति असाधारण थी। जैसे ही उन्होंने अपनी हथेलियों को हिलाया, हवा में 10 से अधिक हथेलियों के निशान उभर आए और उनका हमला बिजली की गति से आगे बढ़ा। क्या एक जुगनू सूरज और चांद से मुकाबला करने की जुर्रत कर सकता है? बलदेव ने तंज कसते हुए अपनी एक उंगली उठाई। वह उंगली चक्की के पत्थर के आकार के एक विशाल हाथ में बदल गई और शिवादित्य पर भारी दबाव डालने लगी। जीवन की ऊर्जा। शिवादित्य का चेहरा पीला पड्डी खींच गया और वे विस्मय से बोले। अब उन्हें समझ आ गया था कि वेलंकर परिवार के घमंड का स्रोत क्या है। बलदेव ने सचमुच जीवन प्रवाह क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था। एक ही जोरदार प्रहार से जीवन ऊर्जा ने शिवादित्य को पूरी तरह दबा दिया और उनके ऊर्जा केंद्र को सील कर दिया। अब उनकी शक्ति एक साधारण इंसान से ज्यादा नहीं रह गई थी। हा 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 हा। भूपेश दिल खोलकर हंसा। उसे यह देखकर बेहद खुशी और सुकून मिल रहा था। जब से भूपेश ने अपनी साधना शुरू की थी, तब से उसकी तुलना हमेशा शिवादित्य से की जाती रही थी, लेकिन वह हमेशा शिवादित्य से पीछे दूसरे स्थान पर ही रहा। उसका एकमात्र सौभाग्य यह था कि शिवादित्य ने अभी तक जीवन प्रवाह क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया था। अब जब वह अजेय शत्रु, जो हमेशा उस पर भारी पड़ीडीएचता था, इतनी आसानी से हार गया था, तो भूपेश का खुश होना स्वाभाविक था, लेकिन साथ ही वह हैरान भी था।
बलदेव ने अभी अभी जीवन प्रवाह क्षेत्र में कदम रखा था, फिर भी शिवादित्य उनके सामने टिक नहीं पाए। इन सबको मार गिराओ, जो भी विरोध करे उसे बेरहमी से काट डालो, भूपेश ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। उसके इशारे पर वेलंकर परिवार के योद्धा उछल पड़े और पूरी ताकत से अग्निहोत्री परिवार पर टूट पड़े। दूसरी ओर अपने मुखिया को बंदी बनते देख और सामने जीवन प्रवाह क्षेत्र का एक शक्तिशाली योद्धा देखकर अग्निहोत्री परिवार का मनोबल बुरी तरह टूट गया। वे कोई ठोस प्रतिरोध नहीं कर सके। ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के कई योद्धाओं ने भागने की कोशिश की, लेकिन बलदेव ने आसानी से उनका पीछा किया और एक ही वार से उन्हें अधमरा कर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वेलंकर परिवार के पास जीवन प्रवाह क्षेत्र का इतना शक्तिशाली व्यक्ति होगा। वे पक्का अभी अभी इस स्तर पर पहुंचे होंगे, वरना वे अब तक जवाबी हमला कर चुके होते। सच कहते हैं, हर 30 साल में किस्मत पलटती है। किसने सोचा था कि वेलंकर परिवार अपनी बर्बादी के कगार से ऐसी वापसी करेगा? वेलंकर परिवार का स्वभाव देखते हुए मुझे डर है कि अग्निहोत्री परिवार का कोई भी सदस्य जिंदा नहीं बचेगा। अब से कस्बे पर वेलंकर परिवार का राज होगा और हमारा जीना मुहाल हो जाएगा। बलदेव की ताकत देखकर सब हैरान थे, लेकिन उनके दिलों में डर बैठ गया था। वेलंकर परिवार के लोग हमेशा से दबंग और अहंकारी थे। आधे घंटे के भीतर लगभग पूरा अग्निहोत्री परिवार बंदी बना लिया गया। केवल वे ही बच सके जो व्यापार के सिलसिले में कस्बे से बाहर थे। शिवाय कहां है? बलदेव ने शिवादित्य के सामने खड़ी डीशे होकर पूछा। उनकी आंखों में हत्या का इरादा साफ झलक रहा था। उन्होंने अपने आदमियों को शिवाय को खोजने भेजा था, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। हा 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 हा, शिवादित्य जोर से हंसा। मेरे बेटे को टाइगर सन अकादमी ने अपना शिष्य मान लिया है। अगर तुमने उसे खरोंच भी लगाई तो तुम शाही परिवार के दुश्मन बन जाओगे। भूपेश पास आया और उपहास उड़ाते हुए बोला, तुम्हारा वह निकम्मा बेटा टाइगर सन अकादमी में जाएगा? किसे बेवकूफ बना रहे हो? शिवादित्य ने थूकते हुए कहा, मेरे बेटे को न केवल दाखिला मिला है, बल्कि उसने महान वैन मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में पहला स्थान भी हासिल किया है। भविष्य में वह कम से कम स्पिरिट सी दायरे तक जरूर पहुंचेगा। बकवास, भूपेश ने चिढ़ते हुए कहा। तुम्हें लगता है तुम्हारा बेटा ग्रेट वैन टूर्नामेंट जीत सकता है? तुम दिन में सपने देख रहे हो। भूपेश को यह तो यकीन था कि शिवाय अकादमी में जा सकता है, क्योंकि उसने बिमल को हराया था, लेकिन पहला स्थान, यह तो सरासर मजाक था। इस साल की प्रतियोगिता में चौथे राजकुमार और अरहान जैसे धुरंधर शामिल थे। ऐसे में शिवाय कैसे जीत सकता था? अगर उसे दाखिला मिल भी गया तो क्या? जब तक वह अकादमी में प्रवेश नहीं करता तब तक वह उनका शिष्य नहीं है, भूपेश ने गुस्से में कहा। फिर वह बलदेव की ओर मुद्दा, तीसरे चाचा, जब वह छोटा शैतान वापस आए तो क्यों न हम इन सबको कस्बे के प्रवेश द्वार पर लटकाकर एक साथ मार डालें? ठीक है, ऐसा ही करेंगे। मैं उस शिवाय का दिल उसके बाप के सामने निकालूंगा, ताकि वह अपनी संतान को खोने का दर्द महसूस कर सके। बलदेव ने ताना मारा, बस 1 दर्जन लोगों को जिंदा रखो, बाकी सबको मार डालो, भूपेश ने क्रूरता से कहा। भूपेश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शिवादित्य दहाड़े। अग्निहोत्री परिवार में नौकरों और अंगरक्षकों को मिलाकर 1000 से ज्यादा लोग थे। मैं ऐसा क्यों ना करूं? भूपेश ने व्यंग्य किया। इसका मकसद सिर्फ दहशत फैलाना था, ताकि पूरे कस्बे को पता चल जाए कि वेलंकर परिवार से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। इन्हें मार डालो, उसने हुक्म दिया। ढड ढड ढड, एक के बाद एक सिर कटने लगे। खून नदी की तरह बहने लगा और लाशों का ढेर लग गया। अग्निहोत्री परिवार के कई लोगों ने जान की भीख मांगी, लेकिन वेलंकर परिवार उन्हें मिटाने पर तुला था। उन्होंने बेरहमी से सबका कत्ल कर दिया। शिवादित्य की आंखें गुस्से और दुख से लाल थीं, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा चिंता शिवाय की थी। अगर वह वापस आ गया तो क्या होगा? शिवाय के पास कई ताकतवर रसायन शास्त्रियों का समर्थन था, लेकिन क्या वेलंकर परिवार इस बात पर यकीन करेगा? अगर उनका बेटा मर गया तो वे मरने के बाद अपनी पत्नी को क्या मुंह दिखाएंगे? शिवादित्य अंदर ही अंदर जल रहे थे, लेकिन वे बेबस थे। अग्निहोत्री परिवार के बचे हुए दर्जन भर लोगों को कस्बे के पूर्वी प्रवेश द्वार पर लाया गया।
उन्हें खंभों से बांधकर घुटनों के बल बिठा दिया गया। उनके मुंह बंद कर दिए गए थे। वाह भाई ढोलू, सारा जोर से रोने लगी। वह उन कुछ जीवित बचे लोगों में से एक थी। चटाक, वेलंकर परिवार के एक आदमी ने उसे थप्पड़ डस मारा। चुप कर, सारा और जोर से रोने लगी, जिससे उस आदमी ने गुस्से में चाकू निकाल लिया। छोड़ो यार, किसी ने उसे रोका। बच्ची है, रोने दो। वेलंकर परिवार से पंगा लेने का यही नतीजा होता है। यह डर जरूरी है। देखो ये कैसा मुखिया है, अब मेरे पैरों के नीचे है। एक आदमी ने शिवादित्य के सिर पर पैर रख दिया और जानबूझकर अपने जूते की मिट्टी उनके चेहरे पर रख दी। शिवादित्य गुस्से से कांप उठे। हा 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 हा, तुम ऊर्जा संग्रहण के 9वें स्तर पर हो तो क्या? मैं तो केवल 6ठे स्तर का साधक हूं, फिर भी तुम्हें रौंद रहा हूं। अग्निहोत्री परिवार खत्म, अब सीमांत कस्बा वेलंकर परिवार का है। रात बीत गई। ठंड के कारण बचे हुए लोगों के बालों में पाला जम गया था। वे भूखे प्यासे और बेहाल थे। भूपेश हर दिन आकर शिवादित्य को ताने मारता। वह शिवादित्य को तड्डे पता हुआ देखना चाहता था, जब तक कि शिवाय न आ जाएं। 3 दिन बीत गए। बंदी मौत की कगार पर थे। रिपोर्ट, एक आदमी दौड़ता हुआ आया। हमने शिवाय का पता लगा लिया है, वह कस्बे से 50 मील दूर है। हा 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 हा, भूपेश खुशी से हंसा। तीसरे चाचा को बुलाओ, इंतकाम का वक्त आ गया है। दूसरी तरफ शिवाय तेजी से स्वर्ग औषधि मंडप के स्वागत कक्ष में पहुंचा। कमरे के अंदर एक अधेद्दा आदमी बेचैनी से टहल रहा था। अंकल श्याम, शिवाय ने उन्हें पहचान लिया। वे अग्निहोत्री परिवार की एक शाखा से थे। युवा स्वामी शिव। श्याम की आंखें आंसुओं से भरी थीं। हमारा परिवार, वेलंकर परिवार ने हमारे अग्निहोत्री परिवार को नष्ट कर दिया है। वेलंकर परिवार? शिवाय ने खुद को शांत करते हुए कहा। चाचा श्याम, शांत हो जाइए और मुझे धीरे धीरे सब बताइए। श्याम ने बोलने से पहले खुद को शांत किया, लेकिन उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। वेलंकर परिवार में बलदेव नाम का एक पुराना राक्षस था। सब कहते थे कि वह बहुत पहले मर चुका है, लेकिन किसे पता था कि वह एकांतवास में था और कुछ दिन पहले ही जीवन प्रवाह क्षेत्र में प्रवेश कर गया। आते ही उसने वेलंकर परिवार का नेतृत्व किया और हमारे परिवार के लगभग सभी सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया। यह सुनते ही शिवाय की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह लगभग बेहोश ही होने वाला था कि अन्विका ने उसे संभाल लिया। शिवाय ने खुद को स्थिर किया और कांपती आवाज में पूछा, मेरे पिता कहां हैं? कुलपति को बलदेव ने बंदी बना लिया है। उन्हें कस्बे के प्रवेश द्वार पर बांधकर धूप, बारिश और कड़ाके की ठंड में छोड़ दिया गया है। बलदेव का कहना है कि तुम्हारे लौटने पर वह तुम्हें तुम्हारे पिता के सामने ही मार डालेगा। श्याम ने गुस्से और दुख से कहा, मैं काम से बाहर गया था इसलिए बच गया, पर खबर मिलते ही यहां भागा आया। युवा स्वामी, आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वे बस आपके जाल में फंसने का इंतजार कर रहे हैं। श्याम को डर था कि शिवाय जोश में आकर अपनी जान न गंवा दे। श्रीराम शहर में शिवाय की जीत की चर्चा हर तरफ थी, जिसका मतलब था कि उसका भविष्य उज्जवल था। यदि वह जीवित रहता तो कुछ ही वर्षों में वह खुद जीवन प्रवाह क्षेत्र का विशेषज्ञ बन जाता। मैं समझ गया अंकल श्याम, आप चिंता न करें, मुझे पता है मुझे क्या करना है। पिता के जीवित होने की खबर ने शिवाय को थोड़ी राहत तो दी, पर वह अब चुप नहीं बैठ सकता था। कस्बे के प्रवेश द्वार पर घुटने टेकने के लिए मजबूर करना और तमाशा बनाना, क्या किसी इंसान के साथ ऐसा सलूक होना चाहिए? ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के योद्धा की सहन शक्ति अधिक होती है, पर भोजन पानी के बिना वे भी 5-6 दिनों से ज्यादा नहीं टिक सकते थे। शिवाय ने तुरंत कांग्युन टाउन जाने का फैसला किया। अगर दुश्मन जीवन प्रवाह क्षेत्र के उच्च स्तर पर होता तो शिवाय सतर्क रहता, लेकिन यदि उसने अभी अभी इस क्षेत्र में प्रवेश किया है तो शिवाय को डरने की जरूरत नहीं थी। उसके पास ब्लैक टॉवर था, जो उसकी शक्ति को पूरे एक दायरे तक बढ़ाकर उसे जीवन प्रवाह क्षेत्र के 4थे स्तर तक पहुंचा सकता था। अन्विका टाइगर गर्ल को लेकर शिवाय के साथ 3 घोड़ों पर सवार होकर तेजी से निकल पड़ी। अन्विका को ब्लैक टॉवर के बारे में नहीं पता था, इसलिए उसने सुरक्षा के लिहाज से चक्रधर और भावेश को भी इसकी सूचना दे दी। दोनों औषधि विशेषज्ञ जब खबर मिली तो वे आग बबूला हो गए।
चक्रधर के लिए शिवाय एक गुरु समान था और भावेश उसके एहसानों तले दबा था। वे दोनों तुरंत कांग्यून टाउन के लिए रवाना हो गए। यह खबर श्रीराम शहर में आग की तरह फैल गई कि शिवाय के पिता को वेलंकर परिवार ने बंधक बना लिया है। वेलंकर परिवार की यह जुर्रत शिवाय के पिता पर हाथ डाला। जल्दी करो, शिवाय की मदद के लिए सेना जुटाओ। भावी राजा का दिल जीतने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। शहर के बड्ढे परिवार इसे एक अवसर की तरह देख रहे थे। शिवाय जैसे उभरते सितारे का एहसान पाना उनके लिए भविष्य का निवेश था। इधर शिवाय बिना रुके घोधा दौधा रहा था। सौभाग्य से उसके पास काले पैरों वाले नस्ली घोधे थे, वरना साधारण घोधे आधे रास्ते में ही दम तोड़ डालते थे। महज आधे दिन में कांग्यून टाउन नजर आने लगा। दूर से ही शिवाय ने देखा कि प्रवेश द्वार पर करीब दर्जन भर लोग घुटने टेके हुए हैं और उनके बीच में शिवादित्य बंधे हुए थे। पिताजी! शिवाय की दहा से आसमान गूंज उठा। हाँ, ये छोटा कमीना सच में मौत के मुंह में आ ही गया। भूपेश ने हंसते हुए अपना पैर उठाया और शिवादित्य के चेहरे पर मारते हुए बोला, मानना पड्डीढेगा, तुमने एक बहादुर बेटे को जन्म दिया है जो जानते हुए भी यहां मरने चला आया। 4 दिनों की भूख प्यास से शिवादित्य की दृष्टि धुंधली हो चुकी थी। वे शिवाय को देख तो नहीं पा रहे थे, पर उसकी आवाज उनके कानों में पड़ी। उन्होंने बहुत कमजोर स्वर में कहा, शिव, भाग जाओ, यहां से चले जाओ। अपनी ताकत बर्बाद मत करो, वह तुम्हें नहीं सुन सकता। भूपेश ने शिवादित्य के चेहरे को अपने पैरों से कुचल दिया। वह पिछले कई दिनों से इसी पल का इंतजार कर रहा था। बूढ़े कुत्ते, तू मौत को दावत दे रहा है। शिवाय घुड्डे से कूदा और बिजली की गति से अपनी तलवार निकाली। हवा में तलवार की 5 ऊर्जाएं एक साथ नाच उठीं। अपने प्रचंड क्रोध में शिवाय ने अपनी सीमाओं को तोड़ते हुए 5 तलवार ऊर्जाओं के स्तर को हासिल कर लिया था। क्या भूपेश अपनी आंखों के सामने 5 तलवारों की ऊर्जाओं को एक दूसरे को काटते हुए देखकर सुन्न रह गया। उसने फुर्ती से बचाव की कोशिश की, लेकिन शिवाय इस समय प्रचंड क्रोध में था। 5 तलवारों की ऊर्जा के प्रहार के सामने भूपेश की क्या बिसात थी। आह! भूपेश की रूह कंपा देने वाली चीख गूंजी। तलवार के एक ही वार ने उसे हवा में उछाल दिया और उसका पूरा शरीर खून से तरबतर हो गया। धड़-धाम से वह जमीन पर गिरा। इससे पहले कि वह संभल पाता, शिवाय की एक लात उसके चेहरे पर इतनी जोर से पड़ दी कि उसे लगा जैसे वह किसी पहाड़ से टकरा गया हो। उसका सिर फटने लगा, नाक की हड्डी टूट गई और मुंह के 4-5 दांत बाहर आ गिरे। मेरे पिता का अपमान करने की जुर्रत कैसे की? अब मैं तुझे ऐसी मौत दूंगा कि तू जिंदगी की भीख मांगेगा। शिवाय की आवाज में बर्फीली ठंडक थी। तभी घोड़ों के टापों की आवाज आई और चक्रधर व भावेश भी वहां पहुंच गए। अन्विका ने राहत की सांस ली और तुरंत घोड़े से उतरकर शिवादित्य और अन्य बंधकों की रस्सियां खोलने लगी। अपनों को सुरक्षित देख शिवाय की चिंता थोड़ी कम हुई। पिताजी, जल्दी से यह संजीवनी गोली खाइए। शिवाय ने एक बोतल से हरी गोली निकालकर शिवादित्य को खिला दी। शिवादित्य ने बिना सवाल किए अपने बेटे के हाथ से वह दवा ले ली, लेकिन चक्रधर और भावेश यह देखकर दंग रह गए। संजीवनी गोली एक दुर्लभ औषधि थी, जिसके प्रभाव कायाकल्प की गोली से कहीं बेहतर और शक्तिशाली थे। इसे बनाना अत्यंत कठिन था, पर शिवाय ने इसे बड़ी सहजता से तैयार कर लिया था। शिवाय ने वह औषधि परिवार के बाकी बचे सदस्यों में भी बांट दी। यह गोली ऊर्जा को फिर से संचित करने में अद्भुत काम करती थी। भाई शिव, ढोलू मर गया और माता पिता भी नहीं रहे। उफ! सारा शिवाय की बाहों में बिलख पड़ी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बचे थे, वह सब बहा चुकी थी। मैं ढोलू का और सबका बदला लूंगा। शिवाय ने सारा की पीठ थपथपाते हुए कहा, सारा, अच्छी बच्ची बनो, अब थोड़ी देर सो जाओ, जागने पर तुम्हें बेहतर लगेगा। थकावट के कारण वह नन्ही बच्ची शिवाय की बाहों में ही सो गई। शिवाय ने उसे अन्विका को सौंपा और फिर उसकी निगाहें भूपेश पर टिकीं, जहां से अब भयंकर जानलेवा आभा निकल रही थी। घोड़े पर बंधी टाइगर गर्ल भी इस जानलेवा माहौल को महसूस कर उत्तेजित हो गई और दहाड़ने जैसी आवाजें निकालने लगी। यह नामुमकिन है। तुम 5 तलवारों की ऊर्जा कैसे विकसित कर सकते हो?
भूपेश लद खद्दाते हुए उठने की कोशिश कर रहा था। उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। तू कैसे मरना चाहता है? शिवाय ने ठंडे स्वर में पूछा। 5 घुड्डों से खिंचवाना पसंद करेगा या धीरे धीरे शरीर का एक एक हिस्सा कटवाना? मैं तुझे विकल्प दे रहा हूं। छोटे बदमाश, इतना मत उछल। मेरे तीसरे चाचा के आते ही तेरी मौत निश्चित है, भूपेश चिल्लाया। शिवाय ने सिर हिलाया। तू बिल्कुल उस बिगड़े हुए बच्चे की तरह बात कर रहा है जो पिटने पर अपने घर वालों को बुलाता है। आने दे उस बूढ़े को, उसका सिर भी मैं ही काटूंगा। इतना कहकर शिवाय ने उसे फिर से लात मारकर जमीन पर पटक दिया। अपने जानी दुश्मन के बेटे के पैरों तले कुचला जाना भूपेश के लिए मौत से बदतर अपमान था। इसी बीच कस्बे के लोग भारी संख्या में वहां जमा हो गए। जब उन्होंने भूपेश जैसे दिग्गज को शिवाय के पैरों तले दबा देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जो कभी निकम्मा कहलाता था, उसने आज कस्बे के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक को धूल चटा दी थी। अन्विका की 3 महीने पुरानी बात सबको याद आने लगी कि एक दिन सब शिवाय को देखते रह जाएंगे। लेकिन लोगों के मन में अब भी एक ही डर था, बलदेव, जीवन प्रवाह क्षेत्र का वह अद्वितीय विशेषज्ञ। सब खत्म हो जाएगा। जैसे ही बलदेव आएगा, शिवाय का बचना नामुमकिन है। भीड़ में कानाफूसी होने लगी। लोग शिवाय की प्रतिभा के कायल तो थे, पर बलदेव की शक्ति किसी देवता से कम नहीं मानी जाती थी। तभी एक आकृति बिजली की गति से कस्बे के भीतर से गुजरी और पलक झपकते ही वहां प्रकट हुई। वह बलदेव थे। छोटे कमीने, तू ही शिवाय है? तूने ही मेरे पोते को मारा है? बलदेव की आंखों में खून उतरा हुआ था। हां, मैं ही शिवाय हूं और आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, शिवाय ने डंके की चोट पर कहा। हा हा हा, मैं जीवन प्रवाह क्षेत्र का विशेषज्ञ हूं। तेरी क्या मजाल जो मुझे हाथ भी लगाए। बलदेव उसे तड्ड पाकर मारना चाहते थे। और अगर हम बीच में आ जाएं तो? चक्रधर और भावेश एक साथ आगे बढ़े। बलदेव पहले तो बेपरवाह थे, पर जैसे ही उनकी नजर उन दोनों पर पड़ी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। जीवन प्रवाह क्षेत्र, और वो भी एक नहीं, 2-2। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि शिवाय के साथ 2-2 जीवन प्रवाह क्षेत्र के विशेषज्ञ होंगे। कस्बे के लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। ये 2 सीधे सादे बूढ़े लोग असल में जीवन प्रवाह क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। बाप रे, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि शिवाय ने अकेले वापस आने की हिम्मत की। उसने तो अपनी मदद के लिए जीवन प्रवाह क्षेत्र के विशेषज्ञों को बुलाया था। बलदेव का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। अब वह शिवाय को कम आंकने की गलती नहीं कर सकता था। उसने हाथ जोड़कर कहा, साथी मार्गदर्शकों, इस लड़के ने मेरे पोते की हत्या की है और हमारा खून का बदला है। उसने आपको जो भी इनाम देने का वादा किया है, मैं आपको उसका 2 गुना दूंगा। कृपया हमारे मामले में दखल न दें। चक्रधर और भावेश ने एक दूसरे की ओर देखा और ठहाका लगाकर हंस पड़े। 2 गुना? तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हारे पास दवाइयों के कितने नुस्खे हैं? तुम्हें रसायन विद्या का कितना ज्ञान है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने शेखी बघारने की? बेशर्मी, भावेश ने कड़कती आवाज में कहा। युवा मित्र शिव का मामला हमारा मामला है, चेंग उपनाम वाले। अगर तुम अभी आत्मसमर्पण कर देते हो तो मैं युवा मित्र से तुम्हारे लिए आसान मौत की विनती कर सकता हूं। युवा मित्र शिव? चारों ओर सन्नाटा छा गया। लोग सदमे में एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। जीवन प्रवाह क्षेत्र के 2 विशेषज्ञ शिवाय को युवा मित्र कह रहे थे और उसके लिए जान देने को तैयार थे। यह कैसा रिश्ता था? सौभाग्य से चक्रधर और भावेश ने अपने रसायन शास्त्री होने के बैज नहीं पहने थे, वरना कस्बे के लोग डर के मारे बेहोश ही हो जाते, क्योंकि एक निम्न श्रेणी के रसायन शास्त्री का रुतबा जीवन प्रवाह क्षेत्र के विशेषज्ञ से भी ऊंचा होता था। क्या तुम दोनों को सच में दखल देना है? बलदेव ने ठंडे स्वर में कहा। उसने अभी अभी जीवन प्रवाह क्षेत्र में प्रवेश किया था और घमंड में चूर था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये दोनों विशेषज्ञ शिवाय के लिए सच में अपनी जान जोखिम में डालेंगे। धमाका, धमाका, धमाका। दूर से घुड्डों की टापों से धूल का गुब्बार उठता दिखा और एक समूह तेजी से वहां आ पहुंचा। भाई शिव, मैं आपकी मदद के लिए अपने कुछ आदमी लाया हूं। एक युवक घोड़े से उतरा
और शिवाय को सम्मान पूर्वक प्रणाम किया। यह वमित था। वमित ने खुद ज्यादा ध्यान नहीं खींचा, लेकिन उसके पीछे वर्दी पहने लोगों ने सबके रोंगटे खड्डे कर दिए। उन सब की छाती पर 2 शब्द करहे हुए थे, बैली। श्री राम शहर में केवल एक ही शक्ति बैली नाम का उपयोग करने की हिम्मत कर सकती थी, बैली संप्रदाय। यह महान वैन राजमहल के अधीन 4 सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से एक था। कस्बे के कई लोग पहले ही दहशत से सुन्न हो चुके थे। वमित का शिवाय को भाई कहकर बुलाना इस बात का सबूत था कि शिवाय और बैली संप्रदाय के बीच गहरे संबंध थे। बलदेव का चेहरा पीला पड़ डीडीएच गया। वह जानता था कि वह बैली संप्रदाय से नहीं लड़ डीडीएच सकता। उनके पास जीवन प्रवाह क्षेत्र के 9वें स्तर का गुरु था। उसके जैसे 100 बलदेव भी मिलकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। अभी बलदेव इस झटके से उभरा भी नहीं था कि दूर से एक और धूल का बवंडर उठता दिखा। हा, तो भाई बैली पहले आ गए। एक युवक अपने घुड्डे से कूदा। वह अरहान था। उसने शिवाय की ओर हाथ जोड़ ढाकर कहा, भाई शिव, मैं भी दुबे परिवार के कुछ सदस्यों को आपके समर्थन में लाया हूं। किसकी हिम्मत हुई अंकल को चोट पहुंचाने की? मैं भी तो देखूं कौन इतना दुस्साहसी है। अरहान और शिवाय के सारे मतभेद सुलझ चुके थे और अब वे अच्छे दोस्त थे। बलदेव ने चिढ़कर कहा, और तुम कौन हो? तुम्हारी जबान बहुत चलती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दुबे परिवार का एक गार्ड उछल पड़ रहा। क्या तुम अंधे हो? ये मेरे परिवार के तीसरे युवा मुखिया अरहान हैं। कस्बे के लोगों का बचा खुचा हौसला भी टूट गया। अरहान दुबे परिवार का भावी मुखिया और वमित बैली संप्रदाय के नेता का इकलौता बेटा। श्री राम शहर की 2 सबसे बड़ी ताकतें शिवाय के समर्थन में खद्दी थीं। बलदेव अब सच में घबरा गया था। शिवाय को 2 महाशक्तियों का संरक्षण प्राप्त था। अगर वह शिवाय को मार भी देता तो ये दोनों ताकतें उसे पाताल से भी खोज निकालती। उसने अग्निहोत्री परिवार पर हमला करके अपनी मौत को दावत दे दी थी। तभी फिर से तेज आवाज हुई और भी घोड़े सरपट दौड़ते हुए आए। हा, भाई वमित, भाई अरहान, आप लोग इतनी जल्दी आ गए। एक लंबी हंसी के साथ ली डोंगयुए घोड़े से उतरा। भाई शिव, अगर आपको मेरे स्टोन वुल्फ संप्रदाय से कुछ भी चाहिए तो बस हुक्म कीजिए। धमाका। यह सुनकर तो जैसे कस्बे के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। स्टोन वुल्फ संप्रदाय, यह संप्रदाय दुबे और बैली से भी ज्यादा शक्तिशाली था। भूपेश की आंखों में आंसू आ गए। आखिर चल क्या रहा था? श्री राम शहर की सारी महाशक्तियां एक के बाद एक शिवाय की मदद के लिए क्यों दौड़ी चली आ रही थीं? इनमें से कोई भी परिवार वेलंकर परिवार को पल भर में कुचल सकता था। आप सबका शुक्रिया। पहले मुझे अपने दुश्मनों से हिसाब बराबर करने दीजिए, फिर हम सब साथ मिलकर जश्न मनाएंगे। शिवाय ने हाथ जोड़ देकर कहा, आप लोग वेलंकर परिवार का सफाया करने में मेरी मदद कीजिए। मुझे बस इन 2 अपराधियों से निपटना है। यह काम हम पर छोड़ दच दो। अरहान और बाकी दोनों ने तुरंत हामी भरी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। भूपेश कांपते हुए गिद्धाया। जब तूने मेरे परिवार को तबाह किया तब तुझे रहम नहीं आया? शिवाय की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। अगर कोई मेरे परिवार के एक बाल को भी नुकसान पहुंचाता है तो मैं उससे 100 गुना बदला लेता हूं। अरहान और उनके साथियों ने हाथ के इशारे से अपनी सेना को वेलंकर परिवार की ओर भेज दिया। रुको! बलदेव चिल्लाया। वह अपने परिवार को मरते नहीं देख सकता था, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, चक्रधर और भावेश ने उसे आगे पीछे से घेर लिया। उसी क्षण श्री राम शहर के कई छोटे शक्तिशाली परिवारों और अन्य कस्बों की सेनाओं ने भी वहां पहुंचना शुरू कर दिया। उन्होंने पूरे सीमांत कस्बे को छावनी में बदल दिया। भूपेश का चेहरा पीला पडीडीएच गया। आज वेलंकर परिवार का नामो निशान मिटने वाला था। चटाक! शिवाय ने जोर से भूपेश के चेहरे पर लात मारी। बूढ़े कुत्ते, अभी भी कुछ सोच रहा है क्या? हा, अगर मैं मर भी जाऊं तो क्या? तेरा परिवार मेरे साथ ही दफन होगा। भूपेश ने पूरी ताकत से शिवाय को घूरा। चटाक! शिवाय ने एक और लात मारी, जिससे भूपेश के बचे हुए दांत भी टूट गए और वह जमीन पर दर्द से तड ढहपने लगा। भाई शिव! तभी भी डक में से एक लंबा और प्रभावशाली युवक आगे बढ़ा। वह ची योंगे था। राजकुमार, हमारा प्रणाम। आसपास के सभी लोग एक साथ घुटनों के बल बैठ गए।
चौथा राजकुमार, सीमांत कस्बे के लोग सदमे में थे। श्री राम शहर की सारी ताकतें यहां सिर्फ एक इंसान के लिए इकट्ठा हुई थीं, शिवाय। बलदेव गुस्से से दहाड़ा। क्या तुम मुझे आखिरी सांस तक लड़ने पर मजबूर कर रहे हो? वह किसी भी कीमत पर जिंदा बचकर बाद में शिवाय और उसके परिवार को मारने का मौका ढूंढना चाहता था। तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है, मौत ही तुम्हारी मंजिल है, चक्रधर ने ठंडे स्वर में कहा। अपने सौतेले गुरु के पिता को नुकसान पहुंचाने वाले इस इंसान को वह जिंदा नहीं छोड़ने वाला था।